तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप सभी बच्चों को डेट भी पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है तो एक बार मैं थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ। 22 मार्च 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट क्या है? 22 मार्च 2025 है। अब समय बहुत कम रह गया है बेटा। या तो इन 30 दिन के अंदर आप बन जाओगे, या तो 30 दिन बाद में आपको एक साल फिर वेट करना पड़ेगा। या तो एक साल का वेट करेंगे 30 दिन बाद में, या 30 दिन बाद में आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलिए, हम अग्निवीर एयरफोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये जो टारगेट बैच में लेकर आया हूँ, ये अग्निवीर एयरफोर्स 2025 के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं पर डे प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स पे डिस्कशन करता हूँ। आज सेट नंबर मैं 30 पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ सिलेबस वाली स्लाइड मैंने लगा दी है, तो प्लीज़ बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसमें से देखते रहिएगा सिलेबस कैसे क्या क्या किस तरह से आता है। रोज़ाना रात को 9 बजे मैं आपको मिलता हूँ डेली। यूट्यूब पर मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अभी तक शायद, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यूट्यूब पर सबसे बड़ी जो सीरीज़ चल रही है, यानी एग्ज़ाम की पेपर सेट की जो सीरीज़ चल रही है, वो मेरे चैनल पे ही चल रही है। सबसे ज़्यादा पेपर सेट मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता रहेगा। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो अनसीन पैसेज यानी रीडिंग पैसेज से मिल रहा है। इस सेट नंबर 30 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डूइंग एन इंटर्नशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द लिले इन फ्रांस, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ स्टक whenever I had to speak to non-Indians about India or anything else। देखिए, वो अपनी इंटर्नशिप कर रहा है, व्यक्ति राइटर इंटर्नशिप कर रहा है। कहाँ? फ्रांस में लिले यूनिवर्सिटी ऑफ लिले में कर रहा है। और जब भी वो वहाँ पर जाता है तो वो एक ही चीज़ में अपने आप को स्टक मतलब फंसा हुआ पाता है कि वहाँ पे नॉन इंडियंस भी हैं। नॉन इंडियंस मतलब जो भारतीय नहीं हैं, ठीक है। और जब वो भारत के बारे में बोलते हैं या किसी और चीज़ के बारे में बोलते हैं, भारतीयों से जुड़ी हुई चीज़ों से तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ पाता है। दिस वॉज मोर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन द वे ऑफ द फ्रेंच अंडरस्टूड द इंडिया इन कंपैरिजन टू व्हाट आई थॉट वाज इंडिया। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रांसीसी जो भारत के बारे में सोचते हैं, और मैं खुद इंडियन हूँ जो भारत के बारे में सोचता हूँ, उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन फैला रहता है। इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, व्हेन आई एंड एनी इंडियन फॉर दैट मैटर से हिंदी इन इंडियन लैंग्वेज, व्हाट इट्स मीन्स इज दैट इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज वाइडली स्पोकन इन इंडिया। जब मैं और कोई भारतीय व्यक्ति आपस में हिंदी पे कोई डिस्कशन करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि कई सारी भाषाओं में से हिंदी केवल एकमात्र भाषा है। ये इंडियंस के व्यू होते हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से कोई एक भाषा हिंदी हो गई। दिस नीड नॉट बी सिमिलर टू द अंडरस्टैंडिंग दैट द फ्रेंच वुड हैव बीन दे हियर ऑफ हिंदी एज अ इंडियन लैंग्वेज। लेकिन ये फ्रेंच लोगों के साथ में नहीं होता है। वो लोग जब भी हिंदी को सुनते हैं तो वो लगता है कि हिंदी केवल इंडिया की ही भाषा है, जबकि इंडिया में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बिकॉज ऑफ दैम हिंदी देन बिकम्स द ओनली लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। उनके अनुसार केवल एकमात्र भाषा हिंदी ही है जो भारत में बोली जाती है। इसके अलावा और भी भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, है ना, ये सब भाषाएं भी बोली जाती हैं। दिस इज द नेचुरल इन्फ्लुएंस दैट फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एंड मैनी अदर यूरोपियन नेशंस वुड टेंड्स टू मेक। देखिए, यही वो एक नेचुरल डिफरेंस है जो फ्रेंच, जर्मन और इटालियंस और मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज बनाते हैं। बिकॉज दैट इन जनरली हाउ इट इज़ their own respective countries. The risk of such inappropriate journalism made about the Indians is not restricted to language alone, but also India's landscape, questions, movie, म्यूज़िक, क्लाइमेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इवन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो देखिए भैया, इसमें यही छोटा छोटा सा डिफरेंस उनको क्या करता है, ना केवल भाषा के उस आधार पर अलग अलग करता है, बल्कि भारत में अलग अलग जो लैंडस्केप है, अलग अलग जो धरातल हैं, जो उधर का भोजन है, वहाँ की मूवीज़ हैं, वहाँ के जो क्लाइमेट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल जो बदलाव हैं, वो सब भी अंतर पड़ता है। द मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ की इंक्रीमेंट होना, प्रभाव होना। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइवर्सिटी की जो बढ़ोतरी है ऑफ वन यूरोपियन कंट्री कैन बी इजीली कंपेयर टू दैट ऑफ द वन इंडियन स्टेट, इजंट इट। देखिए, यूरोपियन कंट्री में जो विविधताएं हैं, वही जो है इंडिया में भी विविधताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। कैन दे इमेजिन दैट द इंडिया इज वन कंट्री विद द डाइवर्सिटी कैन बी इक्वेटेड टू द दैट ऑफ द एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट। क्या केवल भारत
ये केवल इंडिया है और ये पूरा यूरोपियन कंट्री है। इसमें कई सारे एरिया आ रहे हैं, इतने सारे एरियो की जो कंपैरिजन है केवल इंडिया से किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये दोनों बराबर बैठते हैं? द ओनस इज अपॉन अस टू गो अहेड एंड क्लैरिफाई द न्यूसेंस ऑफ द इंडियननेस वाइल वी कंजर्व, बट वाई शुड वन डू सो? हाउ डज इट इवन मैटर टू क्वालिफाई? देखिए कुल मिला के ये आपके ऊपर है, आप कैसे इस बात को समझते हैं, किस तरह से इस चीज़ को समझते हैं कि इंडिया के अंदर वाकई एकता है कि नहीं है ना? तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी तो है लेकिन यूनिटी भी है, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। व्हाई डू सम फ्रेंच पीपल थिंक दैट द इंडिया इज द ओनली कंट्री लैंग्वेज? क्यों कुछ फ्रांस के लोग ऐसा समझते हैं कि भारत में केवल हिंदी भाषा बोली जाती है? देखिए अगर ऑप्शन नंबर 4 देखूँ, एट मोस्ट इंडियन दे मीट द स्पीक हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है इसका आंसर। दे नो इंडिया इज आल्सो हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान वर्ड आया था क्या पैसेज के अंदर? कोई वर्ड नहीं आया, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए। जो वर्ड पैसेज में नहीं मिला है ना उसको अननेसेसरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट टू एम। क्या है वही चीज़ें उनको पढ़ाई गई हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बिकॉज दैट इज वाई इन द मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति हिंदी बोलता है वो भारतीय ही होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 2 पर आ जाइए। व्हाट इज द रॉन्ग रिस्पेक्ट टू इंडिया दैट द यूरोपियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? देखिए भारत की एक गलत छवि बना रखी है और उस छवि को बनाने में यूरोपियन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन किस वजह से रिस्पॉन्सिबल है? दे आर हेटेड, क्या वो हमसे नफरत करते हैं? यहाँ पर कोई हेटेड वर्ड तो आया ही नहीं है। दे कंप्लीट लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग इंडियाज पास्ट, उनको भारत के पास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत के पास्ट के बारे में तो जानकारी बताई नहीं गई है, इसमें तो केवल भाषा के बारे में बताया गया। द इंडिया इज इकोनॉमिक डिकेड्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स, भारत की इकोनॉमी के बारे में बताया गया कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा। फोर्थ वाले ऑप्शन ही इसका फाइनल आंसर होगा। देन इनएप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन, वो क्या करते हैं भारत के बारे में कुछ अलग ही सोचते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई हिंदी बोलता है तो वो भारतीय है और भारत में केवल एक ही भाषा बोली जाती है हिंदी, जबकि ऐसा नहीं है, भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए तो जवानों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है हमारे पास में? द राइटर कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ वन यूरोपियन कंट्रीज टू द डाइवर्सिटी ऑफ। देखिए भारत की बोला गया यूरोपियन कंट्री की डाइवर्सिटी की जो तुलना है वो किससे की गई है? वन मेजर सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की मेजर सिटी से की गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वन इंडियन स्टेट, भारत की एक स्टेट में एक ही राज्य से यूरोपियन कंट्री के सारे देशों की तुलना की गई है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। द होल कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, द होल वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए एक तरफ मान लीजिए महाराष्ट्र में मुंबई मान लीजिए। अब मुंबई में फिल्म सिटी है, आप देखिए मुंबई में भारत के सभी राज्यों का आदमी मिल जाएगा आपको, अकेली मुंबई के अंदर वहां पर आपको हर तरह का आदमी मिल जाएगा। लोग काम के सिलसिले में आते हैं, जैसे दिल्ली है, मेट्रो सिटी में जाओगे तो भारत के सभी जगह का आदमी मिल जाएगा आपको। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा नाउन फॉर्म बतानी है आपको, तो देखिए यहाँ पर एक्यूज, तो पहली बात तो क्या था, एक्यूज का मतलब होता है दोषी। अभी ये क्या है बेटा? वर्ब है, हमारे पास क्या है? वर्ब है। एक्यूज्ड ईडी लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक्यूजिंगली एलवाई लगा है तो बेटा ये एडवर्ब है हमारे पास में। एक्यूजिंग आईएनजी लगा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जिसमें बेटा TION लगा होता है वही नाउन फॉर्म होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसमें TION लगा रहता है वही नाउन फॉर्म होती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 5 क्या बोल रहा है? इवन अ फूल व्हेन ही होल्ड हिज प्ले पीस इन काउंटेड वाइज, बोला गया है मूर्ख भी जब चुप रहता है तो उसे बुद्धिमान माना जाता है। ये एक पूरी कहावत है, मूर्ख भी जब चुप रहता है तो उसे बुद्धिमान माना जाता है। दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई एरर है नहीं है बेटा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 क्या बोल रहा है? आपको ग्रामेटिकली एरर बताना है इसके अंदर। इफ शी हैज सीन द कार कमिंग शी मे नॉट क्रॉस द रोड, अगर वे कार को आता हुआ देखते हैं तो वो सड़क को पार नहीं कर सकते हैं, है ना? मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा गेट क्लोज कर दूं, मैं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ साइड में, मशीन चला दी उन लोगों ने। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जीवन में संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। चलिए 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें ओके है कि नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ मैं। आवाज़ मेरी ठीक आई है कि नहीं आई है? यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए ठीक चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ मैंने सेटअप कर रखा है
और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जिस क्वेश्चन पे था वहीं से शुरू करूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर था मैं। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे बहुत ध्यान से, इफ़ शी हैड सीन द कार मूविंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ बेटा एक फॉर्मूला बना लीजिए। आप लोग बहुत आलस कर रहे हैं, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं लिख लूँगा या मेरे को याद है मैं ठीक से कर लूँगा। देखो, अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो मेरे साथ में पर डे लिखोगे बिना। देखिए, हर दूसरे तीसरे सेट में ये फॉर्मूला आ रहा है। आपने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ी है, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने वोकैब याद नहीं करी है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पैसेज नहीं तैयार किया, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी जो ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है पेपर सेट की, अगर बेटा आपने इस पेपर सेट की सीरीज को ही सॉल्व कर लिया, आपने इसी को देख लिया, बस पर डे सुबह 20 मिनट दीजिए और शाम को 20 मिनट दीजिए। 20 से 25 मिनट का मेरा वीडियो होता है, इससे ज़्यादा मैं बनाता भी नहीं हूँ। मेरा टारगेट ये रहता है कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएं। देखिए, बीच में एक पैसेज आ जाता है तो पैसेज तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप अगर इसी को करते जाएं, इसमें आने वाले फॉर्मूलों को ही अगर आप पढ़ते जाएं, तो गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में 12 से लेकर 15 मार्क्स आपके बन ही जाएंगे। और अगर आप शार्पर स्टूडेंट हो तो बेटा आपका स्कोर 80 से 18 से 20 तक भी हो सकता है। आप टॉप भी कर सकते हो, इसमें से कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, सर आपने पढ़ाया, आपने बहुत लंबी लंबी बातें की, लेकिन सर आया कुछ नहीं। आप लौट के यही बोलोगे, सर पढ़ाया और वो आ गया। देखिए, इफ शी हैड सीन द कार मूविंग शी मे नॉट क्रॉस द रोड। फॉर्मूले में देखिए इफ आ रहा है, सर इफ आ रहा है, इफ के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, हैड आ रहा है, V3 आ रहा है। द कार ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास में कमिंग तक, फिर शी आ रहा है, अगेन सब्जेक्ट है। शी के बाद में वुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, मे आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, अभी आप क्या करो, सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, वुड नॉट हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई क्रॉस। तो क्या मैंने करेक्शन किया, मे नॉट को हटा के क्या किया मैंने, वुड नॉट किया। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो जवानों आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। एरोप्लेन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है भैया, कोई भी बता देगा। कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हो बताइए, ऑप्शन ए करेक्ट स्पेलिंग। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। बेटा अगेन आपसे स्पेलिंग एरर पूछा गया है, लोनली की स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन डी। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस वर्ड है और आपको बताना है। चलिए, अब हमारे पास में कौन सा पैटर्न आ गया, नरेशन का। नरेशन का एक क्वेश्चन गारंटीड आता है आपके पेपर में, नए वाले पैटर्न में आ रहा है। तो पहले देखिए, द लेडी, लेडी आ गया, सैड की जगह सैड आ गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट का यूज़ कर लिया है। आई लिखा हुआ है, इस आई का कनेक्शन होगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में लेडी है, लेडी की वजह से शी। इज एम आर बेटा बदलता है वाज या वर में। इज एम आर किस में बदलेगा बेटा, वाज या वर में बदलता है, जब आप उसको क्या बनाते हो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे तो इज लगा हुआ है, इसको तो आप साइड वाइज करिए, दोनों इज को, ये दोनों तो गए। अब हमारे पास में वाज, वाज आ गया, वेटिंग फॉर समवन टू गो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है। तो कम का बेटा जब आप बनाते हो इनडायरेक्ट स्पीच तो वो क्या बन जाता है, कम का गो बन जाता है कुछ सिचुएशन में। तो वो सिचुएशन यहीं पर ही है। यहाँ पर कम का क्या बनेगा बेटा, हाँ 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 हाँ, कम का क्या बनेगा यहाँ पर, वो बनना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है आपके पास, एक तो गो ये दिया हुआ है यहाँ पर, गड़बड़ हुआ है, ये मैं देखता हूँ। someone was waiting for, the lady said that someone was waiting for to go। यहाँ पर देयर दिया हुआ है तो देयर का तो देयर ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। और पिक में भी कोई चेंज नहीं करोगे आप। मी, मी मतलब लेडी, तो हर होना चाहिए। अब अगर देखें आप इसमें, ये वाला कम नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए फाइनल आंसर। शी वॉज वेटिंग फॉर समवन टू गो देयर एंड पिक हर। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर समवन टू कम देयर, वहाँ पर आए हो मेरे को लिख, नहीं बेटा इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ना, ऑप्शन नंबर ए ही लगाओगे आप आंसर। क्लियर? चलिए, कुछ सिचुएशन में बेटा कम का गो हो जाता है, वो सिचुएशन वहीं पर ही है, ये सेम इसी तरह की सिचुएशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे देखिए, आपको चेंज द वॉइस करना है। अ डिफेमेशन केस इज बीइंग फाइल्ड बाय हिम अगेंस्ट द बिजनेस पार्टनर। मैं आपको पहले फॉर्मूला बना देता हूं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं ये किस टेंस का है और कहां से आया है।
देखिए इज एम आर एक्टिव वॉइस में आ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, देन ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब आप इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट पहले रखना पड़ेगा और इज एम आर का यूज़ करेंगे, प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और देन आ जाएगा आपके पास सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है आपको, दिए गए सेंटेंस में इज एम आर के नीचे तो इज एम आर है, लेकिन जहाँ फोर्थ फॉर्म है उसके लिए किसका यूज़ करेंगे आप, बीइंग का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ही ये जो डिफेमेशन केस है बेटा, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, दिया तो पैसिव वॉइस है, ये इज एम आर आ रहा है, बीइंग आ रहा है, और फाइल्ड कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, बाय हिम क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया। बाकी ये जितना भी क्या है सब अदर वर्ड के रूप में माना जाएगा। तो ही से सेंटेंस शुरू होगा, ही आ गया, ही के साथ में हैज़ आ रहा है, ये गलत हो गया बी वाला पार्ट, ही के साथ में हैज़ आ रहा है, सी वाला भी गलत हो गया। हिज बिजनेस पार्टनर तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन है, ही इज़ फाइलिंग अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट हिज बिजनेस पार्टनर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में जो वर्ड दिया गया है उसको देख लेते हैं। हम लोगों को बताना क्या है बेटा, सेम मीनिंग बताना है, समानार्थी आपको बताना है। वर्ड दिया है हमारे पास में सेकर्ड। अच्छा, सेकर्ड का मतलब क्या होता है वो बताइए। सेकर्ड का मतलब होता है कोई पवित्र हो। ठीक है। वैल्यूड का मतलब क्या होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, मतलब सम्मान करते हो, सम्मान कह सकते हैं। ठीक है। स्कियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना। होली का मतलब होता है पवित्र। और प्रेशियस का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, कीमती हो। ठीक है। तो अभी हम क्या आंसर करने वाले हैं, ऑप्शन देखिए, सेकंड का मतलब पवित्र है, तो आंसर हमारा क्या लगेगा, होली, ऑप्शन सी लग जाएगा। क्लियर। बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या बोला है, थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या होता है, पहले बताइए, हमको बताना है सिनोनिम। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, यानी पोषित होना, फलना फूलना। पेड़ पौधे फलते फूलते हैं ना, तो थ्राइव होते हैं। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा लालसा होना, जैसे भोजन को देख के क्रेविंग होती है। जैसे आप में जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर टिक्की बहुत ज़्यादा फेमस है, पानी पूड़ी बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। हमारे यहाँ के टिक्की वालों को अक्सर जुकाम रहता है, तो वो एक अलग तरह का फ्लेवर देते हैं टिक्की के अंदर, है ना, और बहुत पसंद की जाती है। खासकर मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट तो टिक्की का ठेला देखकर वहीं रुक जाते हैं, फिर क्लास पर भी नहीं आते, वहीं बीच रास्ते में खड़ा रहता है वो टिक्की वाला। चलिए भैया, हमारे पास में फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, फलना फूलना होता है, यानी पोषित होना। श्रिंक का मतलब क्या होता है, श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। और लैंग्वेज का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा वीक हो, जो दुर्बल हो। हमें हमारे पास में सिमिलर चाहिए, फलना फूलने का हो जाएगा फ्लोरिश, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या बोल रहा है, अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कंफ्लिक्ट। एक ऐसी जगह जहां पर कोई कार्य किया जाता हो, डिबेट की जाती हो, वाद विवाद या झगड़ा किया जाता हो। स्टेडियम तो क्रिकेट स्टेडियम होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। साइट का मतलब होता है स्थल, क्या होता है, प्लस स्थल यानी प्लेस होता है। ठीक है। एरिना होता है जिसको बोला जाता है अखाड़ा, क्या बोला जाता है, अखाड़ा बोला जाता है। फ्लोर का मतलब क्या होता है, जमीन होता है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 14 पर आते हैं। 14 में कौन सा वर्ड है, मैग्निफिशेंट। और मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है, शानदार। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार। माइटी का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, ताकतवर हो, है ना। माइटी मतलब क्या होता है, ताकतवर यानी पावरफुल। मोडेस्ट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति क्या हो, विनम्र हो, है ना, पोलाइट हो। मोडेस्ट पोलाइट हो। ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं आप इसको। ग्रैंडियर्स का मतलब होता है दिखावटी, है ना, पॉम्पस कह सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को दिखाता हो, पॉम्पस। ऑपुलेंट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा धनी हो, वेल्दी पर्सन हो। तो अभी मैं क्या टिक करने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर मैं टिक करूँगा। देखिए मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार होता है, तो आंसर क्या बनना चाहिए, किसी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, ग्रैंडियस परफॉर्मेंस है, क्या ये हो सकता है। अच्छा मेरे को बताना क्या है, पहले मैं ये तो देख लूँ, अपोजिट बताना है मेरे को। तो इसका जो आंसर मैं लगाऊंगा ना, कोई व्यक्ति बहुत शानदार है, तो दूसरा कैसा व्यक्ति होगा, काफ़ी मामूली होगा, यानी पोलाइट होगा। इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। तो मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन बी लगाइएगा प्लीज़ बेटा, क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आपको अपोजिट बताना है। नंबर 15 पर आ जाते हैं। 15 में क्या बोला गया है, जेन इज एनॉयड डैश मी। एनॉयड का मतलब क्या होता है, परेशान होना, चिढ़ा हुआ होना।
और पर्सन के लिए हमेशा क्या लगता है, एनॉयड विद लगता है। क्या लगता है, एनॉयड विद लगता है। ऑप्शन ए विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ यमुना। तो सिचुएटेड दिल्ली कहाँ पर स्थित है, यमुना के किनारे पर स्थित है, तो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ऑप्शन डी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 17 पर आइए। ही हैज़ अ नर्वस ऑफ स्क्रैचिंग हिज हेड। तो यहाँ पर देखिए वो सिर को क्या करता है, स्क्रैच करता है जब वो नर्वस होता है। तो ये क्या है उसकी कस्टम, क्या वो उसका रीति रिवाज है। कस्टम रीति रिवाज, रीति रिवाज तो है नहीं है। कल्चर, क्या वो वहाँ का कल्चर है। ट्रेडिशन है क्या, नहीं। वो उस व्यक्ति की हैबिट है। क्या है, हैबिट है। परंपरा नहीं है, किसी की संस्कृति नहीं है, किसी का रिवाज नहीं है, वो क्या है, व्यक्ति की हैबिट। हैबिट है, वो सिर को खुजाता रहता है। आई डैश अच्छा अरे ये तो कुछ मेरे को लग रहा है ये पहले से ही भरा हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से इसी में। अच्छा चलिए इसको मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक बना देता हूँ। आई डैश विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। अब देखिए इसमें तो क्या होगा, एक्चुअली इन्होंने पहले से ही आंसर बता दिया है। विजिटेड, विजिटेड का यूज़ वर्क की सेकंड फॉर्म होती है और ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। ये विजिटेड यहीं पे लिखा हुआ है और सेम विजिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, ये ओवर राइट हो गया है वहाँ पे। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। बेटा देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा पूरा का पूरा जो पीडीएफ डेटा है, पीडीएफ डेटा किसका, सिनोनियम्स का, एंटोनियम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेसेस। बस इसके अंदर टॉप मोस्ट 100 सिनोनिम्स दिए हैं, 100 एंटोनिम्स दिए हैं। ये कुछ 200 वन वर्ड्स होंगे और ये 200 समथिंग ये होंगे। इन फाइल में से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम में कहने में थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, आपको लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं अपनी क्लास के अंदर। बेटा जाके फाइल को चेक करो, जैसा क्वेश्चन आया है वो उसी फाइल में से देखने को मिल जाएगा, उसमें से बाहर नहीं जा रहा है बेटा क्वेश्चन। आपका वोकैब का उस फाइल में से बाहर जा ही नहीं रहा है। और जिन लोगों को अभी तक वोकेबलरी की फाइल नहीं मिल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर भी डेटा भेज दूंगा मैं, है ना। कई बच्चों ने मैसेज किया, हम उनको वॉकअप फाइल भेज देंगे अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो मेरी तो बात मानिए, आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वहाँ पे जाइए, ज़्यादा वेट ना करिए क्योंकि मैं कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ रिप्लाई करने में। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सीधा फाइल्स ऑप्शन दबाइएगा और उसमें आपको मिल जाएगा सिनोनिम एंटोनिम्स की टॉप मोस्ट फाइल। मैं आज अपडेट और कर दूंगा मैं उसके अंदर, ठीक है। उसमें से बाहर नहीं जा रहा। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, अपने राग, अपनी अपनी कहानी कहते जाना, स्वयं की काफ़ी ज़्यादा, अपना रागा अलापना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी अपनी तारीफ करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, फ्रेज वन सर। क्लियर। तो बेटा आज अभी एक और क्वेश्चन रहेगा, मेरे को लगा शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई जवानों एक जरिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, रोजाना रात को 9 बजे हम आपको मिलते हैं इंडियन एयरफोर्स का पेपर लेकर, और तैयार रहिएगा, कल रात को हम फिर मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है देखिए। व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ स्टीम राइजिंग हॉट पॉट स्प्रिंग। जब हम पास में गए तो हमने देखा कि एक स्टीम राइजिंग हॉट है, हॉट स्प्रिंग बन रही है। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत अगर होगी तो वो करते हैं हम बी वाले पार्ट से। देखिए सभी जगह पे लगभग बी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। मैं सेंटेंस की शुरुआत बी से करता हूँ, पहला वाला सेंटेंस मैं बी मान लेता हूँ। बोला गया है वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। हमने दूर से देखा कि एक क्या है, कॉलम बना हुआ, उसमें से धुआं निकल रहा है। जैसे जब जब ईंटें बनाई जाती है ना तो चिमनी बनाई जाती है, ऐसे करके धुआं निकल रहा है कॉलम में से। फिर उसके बाद में बी के बाद में तो सी आना है क्योंकि सब दोनों ही ऑप्शन में बी के बाद सी है। वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम द चिमनी और अ बर्निंग हाउस। हम काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में थे, तो या तो वो चिमनी में से आ रहा है या जलते हुए घर में से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ऑप्शन नंबर थर्ड पिकअप करना है, तो वो ए हो जाएगा। व्हेन वी गॉट नियर, जब हम उसके पास में गए, वी सॉ स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। हमने देखा कि धुआं निकल रहा है उसमें से। और नंबर फोर्थ पे आ जाएंगे, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ और इन द हॉट वाटर। और हमने वहाँ पर उस जो वहाँ पे जो स्टीम थी, जो भाप निकल रही थी, उसमें हमने सोचा कि हम थोड़ा सा नहा लें उस गर्म पानी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जवानों आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा चैनल मेरा मोबाइल नंबर भी फ्लैश हो रहा है, मुझे टेलीग्राम कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है। ठीक है, तो जवानों मिलते हैं नए वीडियो में एक अगली
सीरीज़ में, एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें बेटा।